तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं, समझाइए। कंपनी की परिभाषा। कानूनी परिभाषा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार कंपनी का अर्थ है ऐसी संस्था जो इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी कानून के अंतर्गत गठित की गई हो। अर्थात कंपनी वह संस्था है जो कानून द्वारा बनाई जाती है और कानून में उसे स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। विद्वान परिभाषा। 1. हर्बर्ट रॉबर्टसन के अनुसार कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है जो व्यापार के लिए पूंजी लगाते हैं और संयुक्त रूप से उसका प्रबंधन करते हैं। और प्रोफेसर हैनली के अनुसार कंपनी एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसे कानून ने जन्म दिया है और जो कानून के अनुसार ही अस्तित्व में रहती है। कंपनियों के प्रकार। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियों को 4 प्रमुख आधारों पर विभाजित किया गया है। गठन के आधार पर पहला, संवैधानिक कंपनी ऐसी कंपनी जो संसद या विधानमंडल के विशेष अधिनियम से बनाई जाती है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक और जीवन बीमा निगम। दूसरा, पंजीकृत कंपनी जो कंपनी रजिस्ट्रार ओनफ कंपनीज के पास पंजीकृत होती है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस। दायित्व के आधार पर पहला, शेयर द्वारा सीमित कंपनी सदस्यों की जिम्मेदारी उनके द्वारा लिए गए शेयरों तक सीमित होती है। दूसरा, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी सदस्य केवल उस राशि के लिए जिम्मेदार होते हैं जिसकी उन्होंने गारंटी दी हो। तीसरा, असीमित दायित्व वाली कंपनी सदस्यों की जिम्मेदारी असीमित होती है, अर्थात यदि कंपनी के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है तो सदस्य अपने निजी संसाधनों से भी देनदारियां चुकाएंगे। सदस्यता के आधार पर पहला, एकल व्यक्ति कंपनी। यह ऐसी कंपनी होती है जिसमें केवल एक ही सदस्य होता है। यह छोटे व्यवसायियों के लिए बनाई गई व्यवस्था है। दूसरा, निजी कंपनी। यह कंपनी अपने शेयर आम जनता को नहीं बेच सकती और इसके सदस्य अधिकतम 200 तक हो सकते हैं। तीसरा, सार्वजनिक कंपनी। यह कंपनी अपने शेयर आम जनता को बेच सकती है और इसमें सदस्यों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। उद्देश्य के आधार पर कंपनियों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी है लाभ कमाने वाली कंपनियां। ये कंपनियां व्यवसाय से लाभ कमाने और उसे बांटने के लिए बनाई जाती हैं। दूसरी श्रेणी है गैर लाभकारी कंपनियां, जिन्हें सेक्शन 8 कंपनियां भी कहा जाता है। इनका उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक या कल्याणकारी होता है। यह लाभ को सदस्यों में बांटती नहीं है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर सरल भाषा में। प्राइवेट कंपनी सीमित सदस्य 2 से 200 तक आम जनता को शेयर नहीं दे सकती। शेयरों का स्थानांतरण प्रतिबंधित होता है। नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड होता है। पब्लिक कंपनी न्यूनतम 7 सदस्य, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। आम जनता से शेयर पूंजी जुटा सकती है। शेयर स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नाम के अंत में लिमिटेड लिखा होता है। किन परिस्थितियों में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 18 और 2(71) के अनुसार प्राइवेट कंपनी निम्न 2 स्थितियों में पब्लिक कंपनी बन सकती है। 1. स्वैच्छिक परिवर्तन, वॉलंटरी कन्वर्जन। जब कंपनी खुद निर्णय ले कि वह पब्लिक बनना चाहती है, इसके लिए उसे विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। अपने नाम और कंपनी दस्तावेजों MOA और AOA में संशोधन करना होता है और ROC में आवेदन देना होता है। 2. अनिवार्य परिवर्तन, कंपल्सरी कन्वर्जन। यदि निम्न स्थितियां पूरी हों तो कानूनन प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलना पड़ेगा जब उसका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, जब उसकी पेड अप शेयर पूंजी 2 करोड़ रुपए या अधिक हो, जब वह IPO लाकर पब्लिक से पूंजी जुटाने लगे, जब वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाए। नवीनतम निर्णय, लेटेस्ट अपडेट 2024। SEB ने अप्रैल 2024 में एक नया नियम बनाया है जिसके अनुसार कोई भी निजी कंपनी जिसका टर्नओवर लगातार 3 वर्षों तक 500 करोड़ रुपए से अधिक हो, उसे पब्लिक कंपनी में परिवर्तित होकर IPO लाना अनिवार्य होगा। यह निर्णय पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनियों को उनके गठन, दायित्व, सदस्यता और उद्देश्य के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच पूंजी जुटाने, सदस्य संख्या और शेयर स्थानांतरण में अंतर होता है। कुछ परिस्थितियों में प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलना आवश्यक होता है, जिससे उसे विस्तार करने में सुविधा होती है और वह अधिक पूंजी जुटा सकती है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले।